ठीक है, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। टुडेज चाणक्य का असम का एग्जिट पोल का आंकड़ा आ गया है, मतलब स्टेट एनालिसिस का आंकड़ा आ गया है। और टुडेज चाणक्य के मुताबिक असम में 126 में से 102 सीटें बीजेपी जीतने वाली है अपने गठबंधन के तहत। बीजेपी और उसका गठबंधन असम में 126 में से 102 सीटें जीत सकता है, +-9। और कांग्रेस के गठबंधन को मिल सकती हैं सिर्फ 23 सीटें। यानी लगातार असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना तय हो गया है। और 102 का यह आंकड़ा साफ साफ कह रहा है, हो सकता है पहली बार असम में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल जाए, क्योंकि अब से पिछली 2 बार जब बीजेपी की सरकार बनी, सहयोगियों के साथ मिलकर बनी। अगर पहली बार बीजेपी अपने दम पर इतना बड़ा बहुमत और एनडीए के साथ इतना बड़ा बहुमत असम में ला रही है, एग्जिट पोल ये कह रहा है, तो फिर सोचिए उसका मतलब क्या होगा। एंटी इनकम्बेंसी कहां गई? पर कुछ लोग कहेंगे कि इस बार जिस तरह का प्रचार हिमंता बिस्व शर्मा ने किया, क्या ये उसका नतीजा है? क्या पोलराइजेशन का नतीजा है? क्या फिर एआईयूडीएफ अलग चुनाव लड़ी, क्या ये उसका भी नतीजा है? क्या इस पर डिबेट चलती रहेगी। लेकिन न्यूज़ 24 पर टुडेज चाणक्य के स्टेट एनालिसिस का पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ गया। टुडेज चाणक्य के मुताबिक असम में बीजेपी गठबंधन को 126 में से 102 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस गठबंधन को 23 सीटें मिल सकती हैं। अब वोट परसेंट देखिए जरा। असम में बीजेपी 50% से ज्यादा, बीजेपी प्लस 50% से ज्यादा वोट ले सकता है असम में। और कांग्रेस गठबंधन भी 38% के आसपास वोट ले सकता है। यानी वोट शेयर के मामले में बहुत ज्यादा पीछे, 12% बहुत होता है, लेकिन फिर भी 38% अच्छा खासा वोट बैंक कांग्रेस का गठबंधन असम में आज भी ले सकता है और अदर्स को 12% मिल सकता है। इसमें एआईयूडीएफ का आंकड़ा भी हो सकता है। एक कमेंट विजय जी आपका। मैं समझता हूँ कोई हैरानी नहीं है, कोई हैरानी नहीं है। नंबर में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती के साथ बनेगी, इसकी संभावना मतलब चुनाव के दौरान थी। और उसकी एक बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस ने इस चुनाव को चुनाव से पहले छोड़ दिया। ठीक है, कांग्रेस उस तरह से चुनाव लड़ी नहीं। शुरुआत जब चुनाव की होनी थी उससे पहले कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का पूरा संगठन टूट गया, उनके जो मैनेजमेंट में जो लोग थे, इलेक्शन मैनेजमेंट में, वही लोग कांग्रेस में से चलकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उसके कैंडिडेट हो गए, एमएलए चले गए, एमपी चले गए। तो उससे और वहाँ की जो लीडरशिप है, मतलब कांग्रेस की जो लीडरशिप है, उसने उसको रोकने की या तो कोशिश नहीं की या कामयाब नहीं हुई। इसको राहुल गांधी की नाकामी मानेंगे या प्रियंका गांधी की मानेंगे? क्योंकि प्रियंका जी वहाँ पर उसको लीड कर रही थी, तो इसलिए उनके लिए कहा जा सकता है। और राहुल जी तो पूरी पार्टी के लिए बड़े नेता है, उनकी बात होगी। लेकिन इलेक्शन मतलब असम में हिमंता के पक्ष का इलेक्शन हो गया और कांग्रेस उस इलेक्शन में नहीं थी, बल्कि मैं सोच रहा हूँ ये तो ज़्यादा ही सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। इसका मतलब है कि नहीं आ सकती, कम की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब कि कांग्रेस का वोटर तो वहाँ था, कांग्रेस की लीडरशिप नहीं थी। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। और आपने हिमंता जी का जिक्र किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हिमंता जी ने जो वहाँ पर काम किया है और खासतौर से 9,000 रुपये दिए है, उससे भी वो सरकार बना सकते थे बिना गोली चलाए भी। विनोद जी? कमोबेश विजय जी कह रहे हैं, मैं भी पूरी तरह वही बात। अच्छा, नाकामी आप किसको मानते हैं? नाकामी किसकी होगी अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरह के नतीजे आते हैं और हार जाती है असम इतनी बुरी तरह से? हालांकि 38% वोट शेयर है, 23 सीटें हैं, बहुत ज्यादा बुरी हार नहीं है, पर फिर भी प्रचंड बहुमत ही हुआ ये। हाँ, प्रचंड हुआ। 126 सीटें हैं ना। हाँ, उसमें से 126 में 103 अगर आती हैं या 102 आती है, 100 भी आती हैं, तो प्रचंड तो है ही। जहाँ से जो मार्क 64 है, मेजॉरिटी मार्क जो है। अच्छा, एक ये आंकड़ा देखिए जरा। राहुल गांधी लाल किताब लेकर कितना घूमे पिछले 2-3 साल में। यहाँ SC ST OBC असम में सारा का सारा एक तरफा देखिए आप, बीजेपी के साथ गया गठबंधन के साथ। SC 68%, OBC 69% और ST गया 63%। कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों का वोट मिला है ज्यादा, 66%। देखिए ये भी कम हुआ है ममता जी के मुकाबले में यदि देखा जाए तो। मुझे नहीं पता कि कितना मिला होगा, लेकिन कांग्रेस को 66% यदि मुस्लिम वोट मिला है तो इसका मतलब कांग्रेस लीडरशिप ने काम नहीं किया। नहीं तो वो परसेंटेज तो 80%, 85%। आप ये देखिए विजय जी, 66 और 14 अगर आप जोड़ेंगे ये 90 होता है, 80 होता है, 80। यानी 20% जो है अदर्स को गया है, उसमें बदरुद्दीन अजमल भी होंगे। हाँ, वो ठीक है, एआईयूडीएफ भी होगी। हाँ, नहीं, मैं जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि नारे से ही खाली वोट नहीं मिलता है। लाल किताब लेकर राहुल जी घूमे, अच्छी बात है, लेकिन जब तक जमीन पर आपका कार्यकर्ता वो लाल किताब लेकर लोगों के बीच में नहीं जाएगा ना, तब तक वोट नहीं बनेगा। संगठन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस ये मान के चलती है कि हम लीडर बेस्ड पार्टी है, हमारे लीडर के नाम पे वोट गिरने लगेगा। पर है वहां पर गौरव गोगोई हैं तो सही, इतना बड़ा चेहरा है वहां गोगोई पर, पार्लियामेंट में इतना अच्छा बोलते हैं। गौरव गोगोई बहुत शालीन, बहुत बेहतरीन नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका मुकाबला किससे है? उनका मुकाबला है हेमंता विश्व शर्मा से, जो उनके पिताजी की कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, वो गुरु भाई हैं और गुरु भाई हैं, और वो जो है साम दाम दंड भेद के महारथी हैं हेमंता जी। वो तो, और गौरव गोगोई क्या उस स्तर तक उस तरह लड़ सकते हैं? और फिर आप जब एमपी होते हैं तो आप राज्य में उतना समय नहीं देते हैं। गौरव गोगोई के ज्यादा समय तो केंद्र में बीतता है, केंद्र राष्ट्र की राजनीति में। वहां तो ऐसा नेता चाहिए हेमंता विश्व शर्मा के मुकाबले कांग्रेस का, जो खम ठोक के बैठे। मैं एक उदाहरण बार बार देखता हूँ, वो 2004 का राजशेखर रेड्डी का उदाहरण, या 2000 ये कब हुआ चुनाव, इसमें रेवंत रेड्डी का उदाहरण। जब तक ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो दिल्ली भूल जाए और गुवाहाटी में बैठ करके पूरे असम को मथे, गौरव गोगोई को तय करना है। गौरव गोगोई को तय करना पड़ेगा ये कि उनको पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर बन करके अपनी छाप बनानी है, या असम में रहकर पार्टी लीडरशिप को तय करना है कि कह दे कि बस अपना बोरिया बिस्तर उठाइए। दिल्ली में बैठ करके दिल्ली से असम की लड़ाई नहीं जीत सकते। ओके, शांतनु सेन, शांतनु दादा, आप मुझे बताइए